बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। तो आज इस वीडियो में मैं अपने यूएसएमएल स्टेप वन का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा प्रिपरेशन का और एग्ज़ाम डे का वो आपसे शेयर करूँगा। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आ रहा था तो मैं वेबसाइट खोल के बैठा था, 15 मिनट्स थे, तो उस वक्त मुझ पे वो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एनजाइटी वगैरह आ रही थी। तो तब मैंने सोचा कि किस तरीके से इस एनजाइटी को अवॉइड करें। तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपना जो कुछ मुझ पर गुजरी है इस वक्त प्रिपरेशन करते हो वो एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो लिख दूँ। तो मैंने लिखा, उस वक्त जो पॉइंट्स याद आ रहे थे, तो 15 मिनट्स में जो कुछ आया मैंने लिखा। और तब तक मेरा रिजल्ट भी आया। जब मैंने खोल के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह पास था। फिर मैं खुश हुआ और एक्सपीरियंस जो लिखा था वो मैंने खुद रीड भी किया। खैर मैं अभी ये रीड करके आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें से चीज़ें उठाऊंगा, आपको बताऊंगा मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, कितना ड्यूरेशन लगा मुझे प्रेप करने में, और मैंने क्या गलतियाँ की, क्या प्लस पॉइंट्स रही, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे क्या समझ आई कि क्या मुझे करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप में से जो भी यूएसएमएल की प्रेप कर रहा है उसके लिए वो हेल्पफुल हो। स्पेशली जो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे जो चीज़ें पता चली कि जो मुझे करना चाहिए थी मैंने मिस की। तो एग्ज़ाम यूएसएमएल स्टेप वन की प्रिपरेशन जो है मैंने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट की थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ खैबर मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो यहाँ पे मैं आया। मेरा एक सीनियर था, अली भाई, वो यूएसएमएल की उस वक्त प्रेप कर रहे थे। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि यूएसएमएल स्टेप वन के प्रेप के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है और इसे इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने वो चीज़ें उठाई रिसोर्सेज। उस वक्त मैं ये भी देख रहा था कि स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी आया था फर्स्ट ईयर में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पकड़ा दी गई थी सीनियर से, कोई क्या बोल रहा होता था, कोई क्या बोल रहा होता था। तो मैंने जो कुछ स्टडी की उस वक्त, तो उससे मुझे ये पता चला कि मतलब यूएसएमएल स्टेप वन की प्रिपरेशन ओनली वे है जिसके थ्रू मैं अपनी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग भी बना सकता हूँ और क्लिनिकली ओरिएंटेड भी रख सकता हूँ, कॉन्सेप्चुअल बना के कर सकता हूँ, ताकि वो मेरे क्लिनिक में बाद में क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम आए और साथ में मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी हो। वो पूरी गाइडलाइन उठा के या ग्रेड उठा के पढ़ना मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूएसएमएल स्टेप वन दूंगा फोर्थ ईयर के स्टार्ट में या थर्ड ईयर के एंड में। तो मेरा फर्स्ट ईयर में तब ये प्लान था। अभी मैं फाइनल ईयर के एंड में हूँ और अभी मैं दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पास है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने ये किया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें हमारे कॉलेज में कराई जाती है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में। तो वही सब्जेक्ट्स मैंने केपलान से जो रिसोर्स है यूएसएमएल स्टेप वन के लिए, उसके लेक्चर्स और नोट्स है मैंने अच्छे से किया। उससे मेरा यहाँ के एमयू का जो सिस्टम है एग्जाम वो भी मेरा क्लियर हुआ और वो चीज़ें मुझे कॉन्सेप्चुअली समझ भी आई। सेकंड ईयर में स्पेशली न्यूरो एनाटॉमी जो थी, न्यूरो साइंस, वो यूएसएमएल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है। और फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी, सेकंड ईयर की दोनों फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे फार्मा समझने के लिए और मेडिसिन समझने के लिए। तो वो मेरा प्लस पॉइंट रहा कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टडी स्टार्ट की थी यूएसएमएल ओरिएंटेड, क्लिनिकल ओरिएंटेड और कॉन्सेप्चुअल और इंटीग्रेटेड। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डन हुए। लेकिन तब तक मैंने कोई मतलब क्वेश्चन बैंक मैंने स्टार्ट नहीं किया था। थर्ड ईयर में जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने क्वेश्चन बैंक उठाया, ये यूवर्ड जो है ऑफलाइन उठा के मैंने उसमें से क्वेश्चन देखने स्टार्ट किए। तो मुझे पता चला कि ये जो है बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है। अगर वो आपसे बायोकेमिस्ट्री की चीज़ भी पूछनी हो तो वो आपसे पूछता है ज़रा पैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन देता है, आपने डायग्नोस करना है, फिर आपसे वो बायोकेमिस्ट्री की चीज़ नीचे पूछता है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मैं ऐसे करूँगा। फार्माकोलॉजी तब हमारी स्टार्ट थी सिस्टमेटिक थर्ड ईयर में। तो मैंने सोचा कि तब ही थर्ड ईयर में मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया था, ये भी सिर्फ इसलिए कि मैं इस बहाने पढ़ सकूँ। तो फार्माकोलॉजी जब मैंने सिस्टमेटिकली स्टार्ट की, जैसे सीवीएस की अगर मैं फार्मा पढ़ रहा हूँ तो मैंने ऐसे किया, यूवर्ड से उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सीवीएस की कर ली और साथ में फार्मा भी मैं यूवर्ड से भी करता रहा। और केपलान नोट्स बेस्ट है फार्मा के लिए। केपलान जो लेक्चर्स है स्टीवन हैरिस पढ़ाता है और साथ में राइनो लाइमन बेस्ट पढ़ाते हैं। दोनों से आप पढ़े, राइनो लाइमन कमाल की इंटीग्रेशन करता है। तो इनसे मैंने फार्माकोलॉजी की। जर्नल पैथोलॉजी थी थर्ड ईयर में, तो मैंने सिर्फ दो चैप्टर किए, वो गोलजान से और पैथोमा से किए थे, लेकिन गोलजान से मैंने किए। पहला जो सेल इंजरी का चैप्टर है और इन्फ्लेमेशन का
बाकी सिस्टमिक पैथोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, माइक्रो मैं नहीं कर सका। बस थोड़ी बहुत जर्नल वगैरह की थी लेकिन नहीं कर सका सही से। तो थर्ड ईयर मेरा इस तरह गुजरा, उसमें मैंने थर्ड ईयर में मैंने इसके लिए ऐसे किया जब मैं यूवर्ड से क्वेश्चन कर रहा था फिजियोलॉजी के और क्या नाम है एनाटमी के। तो फिजियोलॉजी का मैंने ऐसे किया, इस चैनल के लिए मैंने नोट्स भी बनाए यूवर्ड और बीआरएस और नोट्स मिक्स करके करके अपने नोट्स बनाए, जिससे मेरी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, अच्छी हुई। वो नोट्स भी यहाँ पे पड़े हैं प्लेलिस्ट में, और वो डिस्कशन मैंने रिकॉर्ड कराई है इसके लिए फिजियोलॉजी के, स्पेशली रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में जो होती है वो मैंने पूरी की थी, और एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के नोट्स भी बनाए और लेक्चर्स भी उसके डिस्कशन बना के मैंने इधर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। उससे मेरी फिजियोलॉजी एंडोक्राइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइनोलॉजी अगर आपको आती है फिजियो, तो आपकी पैथोलॉजी की भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे आपका अगर कोई लंग के कैंसर है अभी, जिसमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो इनमें डिफ्रेंशिएशन में हिस्टोलॉजिकली अभी तक मुझे नहीं आता है, लेकिन फिजियोलॉजी के बेस पर जैसे उसमें जो न्यूप्लास्टिक साइंड्रोम होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, जैसे लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, या उसमें जो है SIADH होता है, या उसमें साथ में क्या नाम है कुशिंग साइंड्रोम होता है। तो ये चीज़ें मुझे एंडोक्राइन से पता होती है, और इसी बेस पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर हाइपरपैराथायरिज्म है तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो ये फिजियोलॉजी बहुत काम आती है, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी स्पेशली। तो इस तरीके से मैंने थर्ड ईयर गुजरा, और फोर्थ ईयर में जब मैं आया, फोर्थ ईयर में मेरा प्लान था कि स्टेप 1 पास फेल होने से पहले मैं दूँ, ताकि मैं हाई स्कोर करूँ, और मैं क्योंकि IMG हूँ बाहर से हूँ तो मुझे वो प्रेफरेंस है। लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि फोर्थ ईयर में भी मेरी सप्लियाँ आ गई दो कम्युनिटी मेडिसिन और ऑप्थोमोलॉजी में, तो फिर मैं और भी मुझे डिले करना पड़ा। तो यहाँ तक मेरी प्रेप हो चुकी थी, एनाटमी फिजियोलॉजी और बायोकेम मेरी नियरली डन थी, क्योंकि मैं लेक्चर बहुत अच्छे से समझ के कर चुका था, और साथ में यूवर्ड भी मैं कर चुका था ऑफलाइन ऑफलाइन। अब जब फोर्थ ईयर के में मेरी सप्ली आई, तो उसका मुझे यूएसएमएलई के लिए फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बायोस्टेट्स नहीं आती थी, तो मुझे कम्युनिटी मेडिसिन के लिए करनी पड़ी, और मैंने यूवर्ड से वो बायोस्टेट्स सारी की और केप्लान के लेक्चर सुने। तो उधर से मेरा हो गया, मतलब बायोस्टेट्स मेरा बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद जब मैं स्टार्ट मैं सप्ली वगैरह हो गई, और तब मैं यूएसएमएलई की स्टेप स्टेप की तैयारी, मैंने डेट शेट ली हुई थी, तो 3 महीने मेरे पास बचते थे। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एम्बोस लिया, एम्बोस से मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, क्योंकि फिजियो और जैसे मैंने बताया फिजियो बायोकेम और एनाटमी मुझे आती थी, न्यूरो एनाटमी CVS और CNS मेरा बहुत अच्छा था, तो मैं एम्बोस से करता रहा और मेरा अच्छा हुआ। एम्बोस से मैं मेनली एम्बोस मैंने एज ए रिसोर्स इस्तेमाल किया, और 2 महीने में मैं घर में था, और घर पे मैंने एम्बोस से करता रहा, चीज़ें मिक्स करके करता रहा अब मैं। तो एंड पे ऐसे हुआ कि मतलब जब मैं 20 दिन पहले, तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले, 21-20 दिन पहले मैं कॉलेज आया यहाँ पे कि सही से मैं तैयारी कर सकूँ, तब तक मैं एम्बोस नियरली आधा कर चुका था, 50% में उसे यूज़ कर चुका था, और उसमें मेरे स्कोर्स अच्छे ही आ रहे थे, 70+ प्लस थे। तो इधर काफ़ी यूवर्ड का वो था कि यूवर्ड खां खा करना, ये वो जो जिनका एक्सपीरियंस था, जिन्होंने टेस्ट किया था, तो मैं यूवर्ड मैंने कहा कि कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। तो एक हफ्ता मैंने यूवर्ड किया रैंडम मोड में टोटली, ठीक है, और उसमें नियरली मैंने कोई 1000 क्वेश्चंस किए, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े थे, बस मैं क्वेश्चन ही कर रहा था प्रैक्टिस मोड में, टेस्ट मोड में। तो उसमें भी मेरा 70% स्कोर बन रहा था। फिर मैंने सोचा यार ये बेकार है, मैं वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, ये अभी मेरे लिए बेकार है ना। वर्ड बेकार नहीं है, वर्ड बेस्ट रिसोर्स है, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आपको नहीं आती है, वो आपने वर्ड से करनी है। वर्ड बेस्ट है, वो बेस्ट बनाता है, एम्बोस इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट है। लेकिन रियल टेस्ट ना एम्बोस की तरह होता है ना यूवर्ड की तरह होता है, रियल टेस्ट NBME स्टाइल में होता है, NBME आपने करने हैं। तो ये मैंने गलती की थी, 20 दिन जो थे उसमें मैंने बस जो मेरी वीकनेसेस थे, पहले NBME दिया मैंने, वीकनेसेस थे वो निकाले। फर्स्ट एड मैंने नहीं पढ़ा, यूवर्ड मैंने पूरा नहीं किया, किसी मैंने देखी ही नहीं थी। अच्छा, जो जो मैं मेन रिसोर्सेज से इस्तेमाल करते हैं वो तो मैंने किया नहीं था, लेकिन क्योंकि वही वाली मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था और पहले से स्टार्ट किया था, वो मेरा प्लस पॉइंट रहा।
खैर ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट देने के बाद मुझे ये पता चला, स्पेशली जब ये अभी पास फेल हुआ है, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं कि पूरा फर्स्ट एड आप पढ़ो, उसमें होप्स क्यों एंजाइम्स क्या नाम है वो याद रखो, ये वाली चीज़ें बेकार। माइक्रो के लिए मैंने कोशिश करके एम्बोस से मैं क्वेश्चन बैंक बना क्वेश्चन जनरेट किया अलग से पूरा, वो उसमें आप बना सकते हो। कीवर्ड में तो ये है कि आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। माइक्रो में एम्बोस में मैंने बनाया, उसमें 10,000 तक के आप पूरा एक ब्लॉग बना सकते हो। तो जितना माइक्रो का था उसका ब्लॉग बना के उसको मैंने स्टडी किया कोशिश करके, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें थी, नमोनिया मेनिंजाइटिस इस तरह की चीज़ें वो मैंने स्टडी कर दी, एंडोकार्डाइटिस वगैरह। तो गुजारा गुजारा माइक्रो हो गया। एनबीएमईज में दे रहा था उस वक्त, तो एनबीएमईज में मेरे पहले पहले 60 गलत होते थे, मतलब 3 वीक्स जब रहते थे तो मैं 53 तक आया था, और जब 1 वीक रहता था तो मैं 40 मेरे इनकरेक्ट थे 200 में से। ये एनबीएमईज जो देते हैं उनको बताओ। तो आखिरी वीक में मैं आया और उस वक्त मुझे पता चला ये एक यूट्यूब चैनल है और इसकी वेबसाइट भी है, महलमान माइक उसका नाम है, माइक महलमान। उसकी हाई यील्ड है उसका, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो मैं जब पढ़े हैं तो वो मुझे समझ आ रहे थे। बेस्ट बात ये थी क्योंकि वहीं की फिजियोलॉजी मुझे आती थी, तो वो बेस्ट है। वो उसने एनबीएमई से ही उठा के बनाया, और एनबीएमई कंटेंट तो उसी के कहने पे वो कह रहा था कि एनबीएमई कंटेंट आपको रटा होना चाहिए। तो एनबीएमई जो है 25 से 30 तक मैंने किया आखिरी दिनों में, आखिरी उन वीक में। तो आखिरी वीक में मैंने एनबीएमई किया, और वो मेहरबान माइक के हाई यील्ड पीडीएफ में से एरोस पढ़े हैं, एंडोक्राइन वाला पढ़ा, बायोकेम भी मैंने उससे रीड किया था। वो इजी हो जाता है अगर आपको पहले से चीज़ें आती हो, तो वो इजी हो जाता है। 20-22 से 33 पेजेस था एरोज, आई थिंक 348 पेजेस में कुछ थे। तो एनबीएमईज और हाई यील्ड वाला कंटेंट किया। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने जो गलती की वो, और गलती मैंने ये की कि एनबीएमई को मैंने टाइम बहुत ज़्यादा कम दिया, आखिरी 1 वीक। मतलब आपका जो टेस्ट डे है उससे कम 1 महीना पहले आपको एनबीएमईज पे होना चाहिए। नो यूर, नो फर्स्ट एड, नथिंग, नो एम्बोस, कुछ भी नहीं, सिर्फ एनबीएमई करना आपने, सिर्फ एनबीएमईज करने हैं। 20 थ्रो 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 30 तक 2200 क्वेश्चन बनते हैं हर एक फॉर्म में, नियरली 200 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने वो क्वेश्चन समझो कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो स्टाइल है वो रटा होना चाहिए आपको। कम से कम 3-4 बार एक एनबीएमई भी कर ले, और ये उसके इनकरेक्ट भी। अच्छा खैर, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह टेस्ट करोगे खुद को, कि आप एसेस करोगे पहले, और कि किस तरह प्लान बनाओगे, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्लान होगा, यानी सबके लिए एक प्लान होगा। लेकिन सबके लिए जनरल बात यह है कि आखिरी मंथ में आपको एनबीएमईज पे होना चाहिए, और साथ में वो हाई यील्ड पीडीएफ्स, ये माइक महलमान की ही हाई यील्ड पीडीएफ्स में एरोज भी है और दूसरे भी। तो आखिरी वीक में आप हाई यील्ड पीडीएफ्स करेंगे और एनबीएमईज करेंगे। हाई यील्ड पीडीएफ्स आप ऐसा समझे फर्स्ट एड की जगह दे दें, क्योंकि फर्स्ट एड अभी बेकार है। स्टेप 1 के लिए इतना बड़ी बुक है, उसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सारा भी हम रेडने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्टेप 1 पास फेल है। स्टेप 2 जो है मैन है, तो और स्टेप 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टेप 1 में भी है, तो स्टेप 2 से आपका स्टेप 1 होता है। मेरा स्टेप 2 ओरिएंटेड ही था। आगे जब मैं आया 3rd ईयर 4th ईयर में, स्टडी में मेडिसिन वगैरह साथ ही कर रहा होता था, तो क्योंकि है इसी तरह, वर्ड में भी इसी तरह दिया गया, पहले आपको डायग्नोज करना पड़ता है फिर आगे। बल्कि स्टेप 1 में टफ होता है कि नीचे उन्होंने कोई मैकेनिज्म पूछा होता है। तो आखिरी मंथ में आपने सिर्फ एनबीएमईज करना है, और सिर्फ जो है वो, अगर आपने कहीं और से पढ़ना है तो माइक मेहरमान वाली पीडीएफ, क्योंकि उसने वो एनबीएमई कंटेंट से ही बनाया है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। वो मैंने सिर्फ 1 वीक में की थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी प्लस पॉइंट्स है कि फर्स्ट एड आप ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। यू वर्ड आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ें आपको नहीं आती है एनबीएमई आप एक कर लें, उसमें जो आपके इनकोरेक्ट्स है वो देख लें। जिस सब्जेक्ट के आपके ज़्यादा इनकोरेक्ट्स थे, जैसे मैंने बायोस्टेट्स पूरा यू वर्ड से किया था, क्योंकि बायोस्टेट्स मेरा बहुत गंदा था। तो जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है आप वो यू वर्ड से कर लें स्पेसिफिकली, क्योंकि यू वर्ड बेस बनाता है। यू वर्ड आपके कॉन्सेप्ट, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, ये बेस से ही बनाता है। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं वो आप एम्बॉस से कर लें। तो मतलब ये तो बहुत पहले इनिशियल प्रेप में, आखिरी जो प्रेप के फाइनल मंथ है वो आपको एनबीएमई पे होना चाहिए, और वो माइक मेहमान वाले हाई यील्ड पीडीएफ्स एरोज स्पेशली मस्ट जो है, ये जब आप करते हो ना तो टेस्ट डे पे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये मेरा
ख्याल में काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। टेस्ट डे एक्सपीरियंस मैं अलग से बनाऊँगा, और इस पे उन लोगों के लिए जो खुद को असेस करना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ से तैयारी करनी है। जैसे अभी कोई फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में है, वो चाहता है कि यूएसएमएलई की प्रेप करे, तो उसे कैसे करना चाहिए, उसका अलग मेथड होगा, वो मैं बताऊँगा। बिल्कुल वो एक जूनियर है वसीम, उसको मैंने बताया भी है, और वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वीडियो बना के। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।